क्या लिखा, वेलकम टू द 21st सेंचुरी एजुकेशन वेयर लर्निंग प्रोसेस इज रिडिफाइंड। जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि पहले क्या होता था कि पहले जो है टीचर आता था, लेक्चर वगैरह दे के चला जाता था। बट आज का जो एजुकेशन है, लेक्चर आप भी होते हैं, बट जो आज के समय में जो है हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन में था, जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में डिमॉन्स्ट्रेशन का ज़्यादा यूज किया जाता है, यानी जो टेक्नोलॉजी वगैरह का जो है ज़्यादा ये जो 21st सेंचुरी में। तो उसके बाद हम लोगों ने समझा था आईसीटी क्या है। तो मैंने समय के बाद तो आईसीटी जो है इसके फुल फॉर्म में ही इसका डेफिनेशन छुपा है। जैसे कि इसमें इसका फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह, जैसे कि मैं इस समय आप सभी से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। ये जो प्रोसेस पूरा किसके थ्रू हो रहा है, आईसीटी के थ्रू हो रहा है। अलग अलग पॉइंट डिस्कस किया था, जैसे सप्लायर मैनेजमेंट वगैरह, जो सप्लाई वगैरह करते हैं ऑनलाइन चीज़ें होती हैं। ईडीआई यानी कि जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह होता है, सारी चीज़ें। व्हीकल ट्रैकिंग यानी कि जो जीपीएस वगैरह लगा रहता है, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। रूटिंग यानी कि जब गूगल मैप से आप पता कर पाते हैं ना कि कहाँ, मान लीजिए कोई रास्ता आपको पता नहीं है तो हम लोग गूगल मैप का यूज़ करते हैं। डिलीवरी शेड्यूलिंग हो गया आपका, जो ऑनलाइन जो आप पिज्ज़ा बर्गर जो भी मंगाते हैं उसके लिए। रेडियो फ्रीक्वेंसी हो गया आपका, बार कोडिंग हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, एड्रेस सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें। तो आईसीटी के अंदर ये जो जितने भी कीवर्ड्स दिए गए हैं, जितने भी पॉइंट दिए गए हैं, सारी चीज़ें जो है आईसीटी के अंतर्गत आती है। का होता है जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी इंफॉर्मेशन को जगह से दूसरी जगह भेजते हैं या कम्युनिकेट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह थ्रू टेक्नोलॉजी, उसको बोलते हैं आईसीटी। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था आखिर 21st सेंचुरी में जो आईसीटी रिवोल्यूशन हुआ तो कैसे हुआ था। तो जैसे कि हम लोग आज के समय में देख भी सकते हैं, ई गवर्नमेंट का यूज, ई गवर्नमेंट यानी कि जो गवर्नमेंट की जो भी स्कीम आ रही है, जो भी प्लानिंग आ रही है, सब जो है आज का जो डिजिटली हो गया है। ई बिजनेस की मैंने बात किया तो उस समय मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि आज के समय में जो बिजनेस वगैरह है, जैसे बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं नेटवर्क मार्केटिंग जो ऑनलाइन वगैरह चलते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह के थ्रू होते हैं। ई लर्निंग के बारे में हम लोगों ने बात किया था, जो ऑनलाइन हम लोग सीखते हैं, चाहे यूट्यूब से हो या फेसबुक से हो या बहुत सारे अलग अलग मीडिया के थ्रू हो। ई हेल्थ के बारे में हम लोगों ने किया था कि जो हेल्थ वगैरह के समय में देख में कोरोना के समय ई हेल्थ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग ऑनलाइन क्लास वगैरह भी ले रहे हैं। आयुर्वेदिक चीज़ें जो है आप देख सकते हैं इंटरनेट वगैरह पे। ई आइडेंटिटी की मैं किया था, पहले रहता था कि हम लोग अपना जो डॉक्यूमेंट साथ रखते थे, मतलब हार्ड कॉपी के रूप में, अब जो है उसको डिजिटली सॉफ्ट कॉपी के रूप में आप जो है रख सकते हैं पास में। तो ये कुछ परिवर्तन हुए 21st सेंचुरी में आईसीटी रिवोल्यूशन, जो कि आईसीटी रिवोल्यूशन के नाम से जाना गया। डिफिनीशन के द्वारा क्या बताया गया है, बताया गया है 2000 डिफाइन क्या किया है। तो इन तीनों का जो था थोड़ी देर पहले बता दिया है, वो आईसीटी का जो फुल फॉर्म में जो है साबित हो रहा है उस फिर हम लोगों ने आईटी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया, उसके लिए क्या होगा, इफेक्टिवनेस के लिए क्या था, इनोवेशन वगैरह के लिए क्या हो सकता है। तो आईसीटी के कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा। टाइप्स ऑफ आईसीटी डिस्कस करेंगे। रेडियो होता है, टेलीविजन, फोन के लैंडलाइन वगैरह का जो यूज होता था, मोबाइल फोन का यूज होता है, कंप्यूटर वगैरह हो गया, जो क्या है टाइप्स ऑफ आईसीटी। अब फिर हम लोगों ने डिस्कस किया आईसीटी का फीचर, यानी कि अगर जो आईसीटी है एक किस प्रकार से हेल्पफुल हो सकता है। तो इसमें जो पहला पॉइंट दिया से सब पढ़ाना, टेबल से फोन ईच एंड एवरी सिस्टम, यानी कि जैसे आईसीटी आया तो क्या होगा कि हर प्रत्येक बच्चे पे ईच एंड एवरी चाइल्ड, यानी कि प्रत्येक बच्चे पे जो ध्यान सकता है। नेक्स्ट टाइम इन लेसन प्लान एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कोई तो उसको लेसन दे सका, पढ़ाने लेसन प्रणव भैया, भैया सुनिए तो या आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। पर नहीं पहुंच पा नहीं पहुंच पा रही भैया।
नेटवर्क इश्यू आ रहा है, कोई नहीं, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। अभी अभी पकड़ा कि नहीं अभी नेटवर्क? ठीक है, बीच बीच में हो जाती है। कभी कभी नेटवर्क भी मोज करने लगता है ना, ये समस्या है। ठीक, अभी आ रही है ना प्रॉपर? जी हाँ। थैंक यू। तो जो प्लानिंग है, जैसे मैं लाइन जैसे हेलो भैया। प्रणव जी, आपका बहुत वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस पूरा ब्रेक हो रहा है। हाँ जी। आप ना क्लियर हो जाएगी। रुकिए रुकिए जी जी बिल्कुल, फिर नेटवर्क इशू आ रहा है। हेलो, सॉरी सर, आवाज कट रही है। आवाज अभी नहीं बराबर पहुंच रही है? हाँ, अभी आपकी वॉइस आ रही है प्रणव जी। अब सही है कि अभी नहीं आ रही है? जी अभी ठीक है, अभी ठीक है। अभी आ रही? हाँ जी हाँ जी। ठीक, ओके भाई, इसके मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक, अभी पहुंच रही है ना? जी जी हाँ। ओके, तो अभी तक हम लोग पढ़ भी चुके हैं ICT फोकस फॉर द टीचर, यानी कि यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स हैं इसके द्वारा जो है टीचर को जो है मतलब पढ़ाने में जो है और इफेक्टिव तरीके से टीचर पढ़ा सकता है और बच्चों को चीज़ों को आसानी से समझा सकता है। यानी टीचर के पहले के जब टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता था, टीचर भी एक बर्डन रहता था कि पढ़ा नहीं होता, आता था लेक्चर देख चला जाता था और बहुत सारी चीज़ें प्रिपरेशन लेसन प्लानिंग वगैरह जो होता था उसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। बट आज के समय टेक्नोलॉजी का यूज़ है तो चीज़ें बहुत आसान हो चुकी है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट था ICT फोकस ऑन द लर्नर, यानी कि हाँ, एक स्टूडेंट के लिए, एक लर्नर के लिए ICT किस प्रकार इम्पोर्टेंस है इस समय। तो अगर यूज नहीं होता तो ऑनलाइन बात है, तो बाकी बहुत सारी चीज़ खुद से सीख सकते, बहुत जो एडवांस सकते हैं जो उसके द्वारा सीख सकते हैं। तो और जैसे नहीं होता है कि मान लीजिए कभी कभी क्लास क्या हुआ कि बहुत सारे समय ऐसा होता है कि हम बहुत सारी बीमारियों से घिर जाते, क्लास वगैरह अटेंड नहीं कर पाते, तो आप ICT के द्वारा यानी टेक्नोलॉजी का यूज करके आप जो जिसमें पिछड़ उसको सीख सकते हैं। तो एज ए लर्नर या एज ए स्टूडेंट ये जो हमारी लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट। हम लोगों ने बात किया था कि डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन में डिजिटल इनिशिएटिव लाने का उद्देश्य क्या था। तो मैंने कुछ यहाँ पॉइंट बताए थे जिसको मैंने बोला था कि आप इसको मान रखिएगा। द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द हायर एजुकेशन सेक्टर, यानी हायर एजुकेशन सेक्टर में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जाए, उसके लिए जो है डिजिटल इनिशिएटिव लाया गया। आपको बस ये पॉइंट याद रखना है। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया था ई लर्निंग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, यानी कि जो ऑनलाइन वगैरह होता है वो क्या है। तो यहाँ पे मैंने उस समय बताया था जो डायग्राम वगैरह दिया था, डायग्राम के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब हम डायग्राम के थ्रू चीज़ों को समझते हैं तो बहुत दिनों तक हमें चीज़ें याद रहती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक भी है, बुक का संबंध किससे है, ज्ञान से, और टेक्नोलॉजी का दिया है, यानी कि जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करके ज्ञान प्राप्त करते हैं तो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी, ई लर्निंग। जैसा कि इस समय हम लोग कर पा रहे हैं, यूट्यूब के द्वारा भी हम करते हैं, ऑनलाइन जो चीज़ें सीखते हैं, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाएंगी, ई लर्निंग के अंतर्गत। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लर्निंग। टाइप्स ऑफ लर्निंग में क्या है, दो चीज़ें आती हैं, एक होता है सिंक्रोनमस और एक होता है असिंक्रोनमस। इस सिंक्रोनमस के बारे में मैंने क्या बताया था कि कोई भी चीज़ जो ऑनलाइन वगैरह जो है रियल टाइम में जो चीज़ें होती हैं, यानी कोई चीज़ जब ऑनलाइन वगैरह हम सीखते हैं, अगर सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो कोई भी चीज़ ऑनलाइन वगैरह जो हम
लाइव रहते हुए चीज़ें सीखते हैं। जैसे वर्चुअल क्लासरूम हो गया, आपका ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिसमें लाइव रहा जाता है, चैट वगैरह जो रहा होता है, वेबिनार्स, एप्लीकेशन शेयरिंग, यानी कि कोई भी चीज़ जब हम रियल टाइम यानी और उसी को अगर बोलें तो ऑनलाइन वगैरह रहते हुए सीखते हैं तो उसको बोलते हैं सिंक्रोनमस लर्निंग। इसका एग्जांपल वगैरह आप लोग याद कर लीजिए, या 2-3 बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। असिंक्रोनमस लर्निंग क्या होता है? जो सीडी वगैरह या डीवीडी जो प्रोवाइडेड रिकॉर्डेड होता है उसको बोलते हैं असिंक्रोनमस लर्निंग। इसके अंतर्गत जो एग्जांपल वगैरह आप देख लीजिएगा, सेल्फ पेज्ड ऑनलाइन कोर्स हो गया, डिस्कशन फोरम्स एंड ग्रुप्स हो गया, मैसेज बोर्ड हो गया, ईमेल्स, ब्लॉग्स, डिस्कशन फोरम्स, नीचे लिखा भी है सीडी डीवीडीज। तो एग्जाम में जो मोस्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है वो सीडी और डीवीडी रिकॉर्डेड वगैरह करके पूछेगा, तो उसका आंसर क्या होगा? असिंक्रोनस लर्निंग। यानी कि जो ऑनलाइन चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं रियल टाइम में उसको बोलते हैं सिंक्रोनमस। और सिंक्रोनमस यानी कि जो सीडी या डीवीडी जो रिकॉर्डेड वीडियो रहती है चाहे यूट्यूब पे हो उसको बोलते हैं असिंक्रोनस लर्निंग। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्लेंडेड लर्निंग का था। ब्लेंडेड लर्निंग मैंने बताया था इसमें 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है फेस टू फेस लर्निंग यानी कि जो क्लासरूम, जैसे हम लोग क्लासरूम वगैरह में जाते हैं तो फेस टू फेस लर्निंग भी होता है इसमें, और ऑनलाइन लर्निंग भी होता है ब्लेंडेड लर्निंग में। जैसे आप एग्जांपल में यहाँ पे डायग्राम में देख भी सकते हैं, ट्रेडिशनल लर्निंग इसके अंतर्गत आता है और ऑनलाइन लर्निंग आता है, दोनों को कंबाइन करने पे आ जाता है ब्लेंडेड लर्निंग। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें है डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग के अंतर्गत क्या क्या है? जैसे डिस्टेंस लर्निंग या है कि मतलब आप बहुत सारे लोग जो है पढ़ नहीं पाते हैं, मतलब कि बहुत सारे समस्याएं उनके लाइफ में होती हैं, कुछ लोगों को फाइनेंशियल रहती है, कुछ लोग और भी अलग प्रकार की समस्याएं हैं। तो जो नहीं पढ़ पाता बाद में अगर उसकी पढ़ने की इच्छा है और वो जो है रेगुलर हो भी नहीं पाता है, रेगुलर क्लास भी नहीं ले सकता, तो उसके लिए डिस्टेंस लर्निंग लाया गया। इसमें क्या है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के एनी टाइम एनीवेयर आप कहीं भी चीज़ों को सीख सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आएंगी। और फिर मैंने दोनों में डिफरेंस भी बताया था, डिस्टेंस लर्निंग और ब्लेंडेड लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग में क्या होता है कि ऑनलाइन क्लास वगैरह मतलब ज़्यादा, जैसे इस समय हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ऐसे होता क्या है कि डिजिटल लर्निंग मान लीजिए आप बहुत दूर हैं तो आपको तो ऐसा तो है नहीं कि आपको बुलाएंगे कि हाँ आप रेगुलर क्लास लीजिए। ऑनलाइन क्लास में होता है डिजिटल लर्निंग, जो ऑनलाइन क्लास होता है वह ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू द ब्लेंडेड लर्निंग। जैसे मान लीजिए अगर डिजिटल लर्निंग में 1 महीने का है तो 1 महीने में अगर 7 लेक्चर जो डिजिटल लर्निंग में मिल रहा है तो 1 या 2 लेक्चर जो मिलता है ब्लेंडेड लर्निंग में, यानी कि उसमें जो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो क्लास होता है वो ज़्यादा मिलता है। फिर हम लोगों ने बात किया था NMEICT, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थ्रू ICT। इसका उद्देश्य क्या था? NMEICT का उद्देश्य क्या था कि क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, मतलब हायर एजुकेशन की क्वालिटी को कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जाए, हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन। और इसमें कुछ पॉइंट दिया गया जिसको आपको याद रखना है। क्या लिखा? द मिशन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द 2 जनवरी 2009, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इस मिशन को अप्रूवल कब मिला? 2 जनवरी 2009। और ये लॉन्च कब हुआ? 3 फरवरी 2009 को ये लॉन्च हुआ। तो ये कुछ पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था स्वयं के बारे में। जैसे मैंने उस समय बताया तो स्वयं क्या है? स्वयं एक प्रकार का जो है पोर्टल है, या उसको हम वेबसाइट भी बोल सकते हैं। लॉन्च कब हुआ था? 15 अगस्त 2016 को। डेडिकेटेड टू द नेशन, यानी नेशन को डेडिकेटेड किया गया था बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशन को डेडिकेटेड कब किया गया था? 9 जुलाई 2017 को। और स्वयं क्या है? एक प्रकार से पोर्टल होता है, या उसे हम वेबसाइट भी बोल सकते हैं। आगे हम लोग मूक्स के बारे में बात करेंगे। और इसका जो मोस्टली फुल फॉर्म वगैरह बहुत बार पूछा भी गया था, इसलिए मैं इसका फुल फॉर्म भी रखा हूँ। स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। इसका फुल फॉर्म आप सभी लोग याद रखिएगा। और स्वयं के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाननी जरूरी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इनिशिएटेड किया गया, यानी कि स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? एजुकेशन पॉलिसी में 3 कार्डिनल प्रिंसिपल होते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। एक होता है एक्सेस, जो कि मैंने बताया था एक्सेसिबल, यानी कि सुगम हो, यानी कि ये हर व्यक्ति तक पहुँच पाए। बहुत सारे बच्चे जो हैं कॉलेज वगैरह में नहीं जा पाते, तो ऑनलाइन वगैरह पढ़ पाएँ, कॉलेज जैसा जो है एक प्लेटफॉर्म मिल पाए, उसके लिए ये लाया गया था। पहला पॉइंट था एक्सेस, यानी एक्सेसिबल हो गया। इक्विटी, यानी कि इक्वालिटी की बात किया गया, यानी इसमें जो आप सभी को
सभी लोगों को जो इक्वालिटी यानी इक्वल तरीके से एक समान भाव से सभी को पढ़ाया जाता है। थर्ड था क्वालिटी, यानी कि इस पे जो यहाँ पे जो टीचर वगैरह होते हैं, यहाँ पे जो कंटेंट होता है क्वालिटी रहता है उसमें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ट लर्निंग रिसोर्सेज टू ऑल, यानी यहाँ पे जो लर्निंग वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं बहुत ही बेहतरीन अच्छी क्वालिटी की रहती है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है सीक टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, यानी जो डिजिटल डिवाइड है उसको कम करना। डिजिटल डिवाइड के बारे में मैंने बताया था कि एक तरफ जो रूरल एरिया को लिया जाए और दूसरी तरफ अर्बन एरिया को लिया जाए। तो रूरल एरिया में क्या होता है, रूरल एरिया में जो है बच्चे जो है नेटवर्क ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते इंटरनेट का, बट अर्बन एरिया को लिया जाए तो वहाँ पे बच्चे ज़्यादा नेटवर्क इंटरनेट को यूज़ कर पा रहे हैं। तो दोनों के बीच एक गैप हो गया, गैप जो दोनों के बीच एक डिवाइडेशन हो गया, उसी को हम लोग बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। नेक्स्ट है स्वयं प्रभा, ये जो है MHRD द्वारा स्टार्ट किया गया है। 32 आज 32 तो पहले था, 2 बढ़ गया, इसको माइंड में रखिएगा। 32 नहीं अब 34 है। 34 DTH एजुकेशनल टीवी चैनल, 34 DTH एजुकेशनल टीवी चैनल होता है स्वयं प्रभा, जो कि MHRD द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें है अब स्वयं के कुछ फीचर्स हैं जो कि मोस्टली एग्जाम वगैरह में फीचर्स वगैरह ज़्यादा पूछता है, तो मैंने इसको लिया है स्लाइड में। इसमें क्या होता है, वेब एंड मोबाइल बेस्ड इंटरेक्टिव ई कंटेंट फॉर ऑल कोर्सेज, यानी ऑनलाइन चीज़ें होती हैं इसमें, और मोबाइल से चीज़ों को सीख सकते हैं, ऑनलाइन क्लास वगैरह होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी यहाँ पे जो टीचर पढ़ाते हैं वो नहीं होता, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले रहते हैं। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है अलाउज इजी एक्सेस, यानी मैंने बताया था एक्सेस को मतलब एक्सेसिबल यानी सुगम है, मैंने ये जो है भारत कोई भी विद्यार्थी कहीं पे भी रह के इसको जो है यहाँ पढ़ सकता है। मॉनिटरिंग किया जाता है इसमें कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, उनका ग्रोथ कितना है, कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और इसमें की जाए कि सर्टिफिकेट वगैरह भी दिया जाता है लास्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है पीयर ग्रुप इंटरेक्शन एंड डिस्कशन, यानी कि यहाँ पे जो है प्रॉपर गाइडेंस मिलता है टीचर का, जिसमें जो है हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट रहते हैं जो आपको जो है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो जितने भी डाउट्स हैं, आपको जितने भी डाउट क्लेरिफाई करेंगे। नेक्स्ट है हाइब्रिड मॉडल ऑफ डिलीवरी, जैसे कि मैं इस समय आपको ऑनलाइन प्रॉपर गाइडेंस दे रहा हूँ, वैसे ही आप जब ज्वाइन करेंगे स्वयं पोर्टल, तो उसमें भी जो टीचर्स वगैरह हैं वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप जो है क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। तो ये सारे इसके फीचर्स हो गए। मैंने आपको बताया था जब आप स्वयं पोर्टल खोलेंगे तो ऐसे आपको दिखेगा ये सारी चीज़ें, एक प्रकार से वेबसाइट है। नेक्स्ट पे आते हैं स्वयं प्रभा, इट इज ए ग्रुप ऑफ 32 है, इस समय चेंज हो गया 34 DTH चैनल है। इसमें हमें क्या रखना, 34 DTH चैनल होते हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम होता है, और इसमें एग्जाम में पूछता है कि किस सैटेलाइट का यूज किया जाता है, GSAT-15 सैटेलाइट का इसमें यूज किया जाता है। द प्रोग्राम विल बी अवेलेबल फॉर 24/7, यानी 24/7 जो है ये अवेलेबल रहता है। द कंटेंट आर प्रोवाइडेड बाय NPTEL, IITs हो गया, UGC हो गया, CEC हो गया, IGNOU हो गया, ये सारे सभी लोग मिलकर जो है कंटेंट प्रोवाइड करते हैं स्वयं प्रभा को। ये सारे इसके कुछ फीचर्स हो गए। और नेक्स्ट है ज्ञानवाणी। ज्ञानवाणी क्या है, ज्ञानवाणी के बारे में मैंने बताया था कि इसको लॉन्च किसने किया था, एक प्रकार के FM रेडियो चैनल है। ज्ञानवाणी मोस्टली एग्जाम में कैसे पूछता है कि FM रेडियो चैनल के बारे में पूछ देगा, तो उसमें 3 या 4 ऑप्शन देगा, तो आपको क्या लगाना है, ज्ञानवाणी एक प्रकार से रेडियो चैनल है। और इसको लॉन्च किसने किया है, IGNOU द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका फ्रीक्वेंसी भी मैंने बताया था कि 105.6 फ्रीक्वेंसी होता है इसका फ्रीक्वेंसी, क्योंकि रेडियो चैनल का अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे आप मुंबई का अलग है, विविध भारती का फ्रीक्वेंसी अलग होता है, या मैं उत्तर प्रदेश में तो गोरखपुर हमारे नज़दीक है, तो यहाँ का जो गोरखपुर से प्रसारित होता कार्यक्रम उसका फ्रीक्वेंसी अलग है। तो ऐसे ही जो ज्ञानवाणी इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 105.6। और पहली बार ये कब लॉन्च किया गया था, मार्च 2000 को पहली बार लॉन्च किया गया था। सभी को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन मैंने बताया था कि एक प्रकार से टीवी चैनल है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, IGNOU के द्वारा लॉन्च किया गया है। और कब लॉन्च किया गया था, 1997 को। जो लोग नहीं लिखे वो साथ में लिखते भी चले। लॉन्च किसके द्वारा किया गया, ये भी IGNOU के द्वारा लॉन्च किया गया। और बना कब, आया कब, फाउंडेड कब हुआ, 1997 को। टेलीकास्ट कहाँ से होता है, दूरदर्शन चैनल से जो है टेलीकास्ट होता है। और
ऑनर कौन है इसके? ऑनर जो है प्रसार भारती जो है इसके ऑनर है। कौन है? प्रसार भारती इसके ऑनर है। और ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है इस समय? इंडिया में अवेलेबल है और ये चाइना में अवेलेबल है, 2 देश में, इंडिया एंड चाइना। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें याद रखने, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो पूछे जाते हैं मोस्टली। ज्ञान दर्शन हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं मूक्स। मोस्टली जो है मूक्स का फुल फॉर्म वगैरह पूछा जाता है। मूक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। और इसमें क्या होता है कि क्लास 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक जितने भी पूरा पढ़ाया जाता है, क्लास 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक सब पढ़ाया जाता है इसमें। और मैंने डिफरेंस भी बताया था तीनों में कि जो है स्वयं एक प्रकार का वेबसाइट है, और उसमें जो भी कोर्स आते हैं मूक्स के रूप में आते हैं। यानी कि जब आप स्वयं को खोलेंगे, ओपन करेंगे, एक वेबसाइट है या पोर्टल है, जब आप उसको खोलेंगे तो उसके अंतर्गत जो भी कोर्स है उसको बोलते हैं मूक्स, यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। कभी कभी एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ देता है कि जो है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स दे देगा। कई लोग पढ़ेंगे नहीं, इसलिए थोड़ा सा फुल फॉर्म को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। पहले ऑनलाइन नहीं आएगा, पहले ओपन आएगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जो कि ये जो किसके अंतर्गत आएगा? स्वयं जो पोर्टल है उसके अंतर्गत ही आएगा। और स्वयं प्रभा क्या है? 34 DTH टीवी चैनल होता है। तो ये मैंने डिफरेंस बता दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? GIAN, यानी ज्ञान की बातें होती हैं। DTH का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट टू होम। DTH का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट टू होम। अब GIAN का फुल फॉर्म क्या होता है? इसमें क्या फुल फॉर्म वगैरह पूछता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क। और इसका एम क्या है? इसका एम यहाँ पे लिखा भी गया है, एट टैपिंग द टैलेंट पूल ऑफ साइंटिफिक एंड एंटरप्रेन्योर इंटरनेट टू इनकरेज देयर एंगेजमेंट विद द इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। यानी इसका जो उद्देश्य है, एम है कि बाहर के बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे जो मोटिवेट किया जाए कि बाहर के स्टूडेंट जो है यहाँ पे आए GIN में, ज्ञान में। और यहाँ पे जो है ग्लोबल है, यानी कि ये जो है यहाँ पे बाहर इंडिया के भी टीचर इसमें पढ़ाते हैं और जो है ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल के भी टीचर इसमें पढ़ाते हैं। तो ये गवर्नमेंट द्वारा एक लिया गया इनिशिएटिव है। इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया। और इसमें जो है इसका उद्देश्य क्या है कि बाहर के जो विद्यार्थी हैं उनको मोटिवेट किया जाए कि भारत में आए हायर एजुकेशन के लिए, इसका ये उद्देश्य है। तो ये सारे कुछ मेन पॉइंट्स आप याद रखिएगा। डिजिटल डिवाइड के बारे में मैंने बता दिया था कि जो नेटवर्क का जो डिवाइडेशन है रूरल और अर्बन में, इसको बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख भी सकते हैं कि एक तरफ जो है लोग हाथ बढ़ा रहे हैं, नेटवर्क नहीं होता नेट के लिए, कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए, दूसरी तरफ क्या है लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। अब दोनों का तीसरे पिक्चर में दिया भी गया है कि दोनों का जो है डिवाइडेशन जो हो रहा है वो किसके, उसको बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। फिर हम लोगों ने पढ़ा था डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन, प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड द रिजल्टिंग एज न्यू इन्फॉर्मेशन। यानी इसमें ये बोलना चाह रहा है कि आप कंप्यूटर को कोई भी इन्फॉर्मेशन देंगे यानी इनपुट करेंगे तो प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग यानी कि कल मैंने बताया था प्रोसेसिंग मतलब वो चेक करेगा यस या नो की भाषा, फिर उसे लगा कि हाँ सही है तो उसके बाद क्या आउटपुट देगा। यानी कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें आप इन्फॉर्मेशन को देते हैं, फिर प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर आपको आउटपुट मिल जाता है। फिर हम लोगों ने बात किया था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अभी तक 5th जनरेशन की हम लोगों ने बात किया था। 5th जनरेशन में जनरेशन क्या होता है मैंने इसके बारे में बताया था कि जो है समय के साथ साथ कोई भी चीज़, अगर कोई भी टेक्नोलॉजी समय के साथ साथ उसके अंदर क्या क्या बदलाव हुए, ये सारी चीज़ें जो है जनरेशन के अंतर्गत आई। जैसे हम लोग बोलते हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि जो हमारे दादा से लेके फिर मम्मी पापा के अंदर क्या परिवर्तन हो, फिर हमारे अंदर क्या हुआ है। तो जो जनरेशन वाइज जो परिवर्तन हो रहा है टेक्नोलॉजी के अंदर उसको हम लोग जनरेशन बोल सकते हैं। यानी टेक्नोलॉजी के अंदर समय के साथ साथ क्या क्या परिवर्तन हुए अभी तक, उसको बोलते हैं जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन की बात मैं करूँ तो फर्स्ट जनरेशन में मैंने कुछ इसको तैयार करने का कुछ मेन पॉइंट भी बताया था कि फर्स्ट जनरेशन में हमें इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें जो होता है वैक्यूम ट्यूब एंड वाल्व्स, दो चीज़ें, वैक्यूम ट्यूब और एक उसमें ऐड कर दीजिएगा वाल्व्स यूज होते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। किस लिए यूज होता था कि एम्पलीफाई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, यानी सिग्नल को बढ़ाने के लिए, जो सिग्नल वगैरह उस समय सिग्नल को कंट्रोल एंड एम्पलीफाई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, यानी सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए और सिग्नल को बढ़ाने के लिए जो है वैक्यूम ट्यूब एंड वाल्व्स का यूज होता था।
कुछ यहाँ पे नाम वगैरह भी दिए गए हैं जिसको मैंने बोला था कि आप याद रखिएगा, क्योंकि अभी मैं सैंपल पेपर वगैरह कराऊंगा तो उसमें भी इसका फुल फॉर्म वगैरह पूछेगा। तो इसका एक दिया था UNIAC, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और सेकंड है ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये दो जो एग्जाम्पल दिए हैं आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट पे जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं वैक्यूम ट्यूब कैसा होता है, मैंने पिक्चर भी लिया है जिससे, क्योंकि पिक्चर से हम चीज़ें बहुत जल्दी माइंड में हमारे सेव रहती है, बहुत दिनों तक याद रहती हैं। द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में मैंने बताया था कि इसमें जो है पहले फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था, वैक्यूम ट्यूब एंड वाल्व्स का यूज हुआ था। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। ट्रांजिस्टर का यूज किया था, किस लिए यूज किया गया था ट्रांजिस्टर का यूज इसलिए यूज किया गया था सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने के लिए। यहाँ पे लिखा ना इलेक्ट्रिक स्विच का काम क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए, तो इलेक्ट्रिक स्विच का इसमें यूज किया गया था जिससे सिग्नल जो है एक जगह से दूसरे जगह इजीली जा सके। इसका कुछ एग्जाम्पल वगैरह है। और मैंने जो है जनरेशन किस ईयर में था कंप्यूटर आया था, जनरेशन में नहीं होता, ईयर में थोड़ा बहुत अलग अलग लोगों का कॉन्सेप्ट है, तो ऐसे डाउटफुल क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ट्रांजिस्टर वगैरह कैसे उस समय, देखिए यहाँ पे जो वायर वगैरह है इसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक स्विच का काम करता था, सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए इसका यूज किया जाता था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में फिर कैसे क्या बदलाव आया, इन थर्ड जनरेशन ट्रांजिस्टर वर रिप्लेस बाई IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप बाई जैक किल्बी। यानी कि थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, अभी तक सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज होता था, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया है। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि जो उसके कंप्यूटर की स्पीड वगैरह को बढ़ा दे। और इसका कुछ आप एग्जांपल वगैरह देख लीजिएगा थर्ड जनरेशन का। इसमें जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया, कभी कभार ये भी पूछ देता है, डेवलप्ड बाय जैक किल्बी, इसको भी आप माइंड में रखिएगा। दो चीज़ें आपको इसमें माइंड में रखना है, एक क्या यूज किया गया यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया गया, और इसको डेवलप किसने किया, जैक किल्बी ने। तो ये दो चीज़ें माइंड में रखिएगा, हमें इम्पॉर्टेंट पार्ट को समझते चलना है, क्या क्या एग्जाम में पॉसिबिलिटी आने की। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट कैसा होता है, और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का यहाँ पे पिक्चर वगैरह भी दिया गया है। डेट वगैरह आप नहीं याद करेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग का अलग अलग आप रहेगा, डेट वगैरह में बहुत सारा अलग अलग मत है, तो ऐसे डाउटफुल क्वेश्चन नहीं एग्जाम में पूछता है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में देखिए ऐसे कंप्यूटर रहता था। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन में यूज हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन में क्या यूज हुआ, माइक्रो प्रोसेसर यानी कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट से भी ज़्यादा फास्टर स्पीड इसका रहा है, स्पीड को और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। माइक्रो प्रोसेसर को मैंने इसमें बताया था कि नैनो टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, और इसी को नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं, और इसी को जो है CPU भी बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर को। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एप्पल मैकिन्टोश हो गया और IBM PC हो गया। तो ये जो है कुछ वर्ड्स हैं जिसको आपको याद रखना है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं। फिफ्थ जनरेशन की बात करूँ तो इसमें मोस्टली क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का यूज हो। फिफ्थ जनरेशन में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जो रोबोटिक्स वगैरह है, जो आजकल आप देख भी रहे होंगे भारत में भी बहुत शहरों में रोबोट की, होटल वगैरह में रोबोट की व्यवस्था हो चुकी है। बट मोस्टली अगर मैं बात करूँ तो फॉरेन वगैरह में रोबोट का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मतलब जो बहुत सारे जॉब्स वगैरह में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अपने यहाँ पे रोबोट्स रखती हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी वर्क को जो है रोबोट करते हैं। रोबोटिक्स का समय था, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे होगा, जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम रोबोट के आने के कारण अब बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। एक्सपर्ट सिस्टम यानी कि आजकल बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ गई है जो एक्सपर्ट की तरह आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन बता देंगी। नेचुरल लैंग्वेज जैसे कि आप जानते भी होंगे कि रोबोट से आप बात करेंगे तो जैसे मैं आप सभी लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ, वैसे रोबोट भी ऐसा उसके अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर रहता है कि वो एक नहीं होता, एक नेचुरली तरीके से जैसे एक आदमी दूसरे आदमी से इंटरेक्ट कर लेता है वैसे ही रोबोट भी कर सकता है। तो ये जो फिफ्थ जनरेशन में जो मेन कॉन्सेप्ट, मेन चीज़ उसमें यूज किएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे देख सकते हैं रोबोट रावण वाला रोबोट है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे टू बेसिक काइंड्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि अभी तक आपकी स्क्रीन पे जो 3 प्रकार के कंप्यूटर दिए गए हैं, ये किसके ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेसिस पे जो है ये 3 प्रकार के कंप्यूटर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट वन इज एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड वन इज डिजिटल एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर।
तो हम लोगों ने एनालॉग कंप्यूटर में क्या बोला था कि ये एनालॉग डेटा पे काम करते हैं। एनालॉग डेटा यानी कि जो कंटिन्यूस कोई भी चीज़ जो कंटिन्यूसली चेंजिंग हो रही है। जैसे कि मान लीजिए मैंने उस समय एग्जांपल भी दिया था आपको कि जैसे होता है थर्मामीटर की बात करूं, थर्मामीटर अगर मैं सिंपल स्पीडोमीटर की बात करूं तो स्पीडोमीटर में क्या होता है, कभी चीज़ें चेंजिंग होती हैं, कभी कम होता है स्पीड, कभी ज़्यादा होता है। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं जो ग्राफ आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, एम्पलीट्यूड वगैरह, वेवलेंथ, एक बार ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, यानी कि जो चीज़ें कंटिन्यूसली चेंजिंग हो रही हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है इसको किसके अंतर्गत आएगा, एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत। जैसे कि स्पीडोमीटर का ही एग्जांपल मैं ले रहा था, तो स्पीडोमीटर में क्या होता है, कभी स्पीड कम आ जाएगी तो जो है फिर वो जो उसका सुई रहता है नीचे की तरफ आएगा, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। ऐसे ही थर्मामीटर की बात करूँ तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो भी दिखाएगा, टेम्परेचर कम रहता तो भी दिखाता है। यानी कि कोई भी चीज़ जब कंटिन्यूसली चेंजिंग होती रहती है, इसको बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में क्या है कि जो आज के समय में जो सारी डिजिटली जो भी कंप्यूटर वगैरह या जो भी लैपटॉप आ रहे हैं, सारी चीज़ किसके अंतर्गत आएगा, डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आएगा, जिसमें जो है बाइनरी डिजिट वगैरह की यूज किया जाता है, 0 1। और एग्जांपल आप देख सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर हो गया या साइंटिफिक कैलकुलेटर की बात करूं तो ये सारी चीज़ें, यानी कि आजकल जो भी टेक्नोलॉजी है यूज हो रहा है डिजिटल, जो कि जैसे पर्सनल कंप्यूटर हो गया, आईपैड वगैरह हो गया, लैपटॉप वगैरह जो भी है वो डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत सारी चीज़ें आएंगी। फिर मैंने बताया था हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर यानी कि जिसमें एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर दोनों को मिला के, एनालॉग प्लस डिजिटल बराबर हाइब्रिड कंप्यूटर, माइंड में रखिएगा, एनालॉग प्लस डिजिटल बराबर हाइब्रिड कंप्यूटर। अब समझेंगे कि एनालॉग और डिजिटल तरीके से कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल में क्या दिया है, और डिजिटल थर्मामीटर कन्वर्ट, जो डिजिटल थर्मामीटर आता है कन्वर्ट क्या करता है, टेम्परेचर मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, एनालॉग सिग्नल होता है एंड गिव्स द आउटपुट ऑफ मेजरमेंट इन डिजिट, यानी जब आप टेम्परेचर वगैरह चेक करते हैं तो एनालॉग सिग्नल में रहता है, जैसे उसका आउटपुट आता है यानी रिजल्ट बताता है तो डिजिट के फॉर्म में आ जाता है कि इतना डिग्री सेल्सियस है, वो डिजिट के फॉर्म में रहता है, उसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। यानी कि यहाँ पे एनालॉग सिग्नल का भी यूज हो रहा है और डिजिटल सिग्नल का भी यूज हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ऊपर हम लोगों ने 3 प्रकार के कंप्यूटर पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। पहला क्या था, एनालॉग, दूसरा था डिजिटल और तीसरा क्या था, हाइब्रिड। अब यहाँ पे जो कंप्यूटर दिया गया 4 प्रकार के, इस ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेसिस पे जो है 4 प्रकार के कंप्यूटर, माइक्रो सुपर डेटा को ब्रेक होती है, या वॉइस ब्रेक हो रही है मैडम, ये वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी आवाज प्रॉपर पहुंच रही थी? हाँ जी, हेलो? काफी अच्छी थी आ आपकी रही है। वॉइस, अभी थोड़ा बीच में हो गया था वॉइस ब्रेक। अभी प्रॉपर पहुंच रही कि अभी ब्रेक हो रही है? नहीं अभी ठीक है, अभी ठीक है। हेलो, ओके ठीक है। तो इसमें जो है एक वर्ड आया माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था, 4th जनरेशन कंप्यूटर में। इसको हम लोग बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी या सीपीयू, यानी इसका मतलब ये है जो पर्सनल कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं 4th जनरेशन का कंप्यूटर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इट इज स्मॉलर देन मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। स्मॉलर होता है किससे स्मॉलर होता है, मिनी कंप्यूटर से, मेन फ्रेम कंप्यूटर से, सुपर कंप्यूटर से। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितना होता है, टेट्राबाइट में होता है। इट इज यूज इन जनरल पर्पज के लिए यूज होता है। इसका एग्जाम्पल वगैरह है IBM PC, एप्पल मैग्नेटोस, और आप इसको एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा, और भी है दिया है। मिनी कंप्यूटर क्या है, मिनी कंप्यूटर स्मॉलर देन मेन फ्रेम एंड लार्ज देन माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर से लार्ज होता है और स्मॉलर किससे होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर से। इट इज चीप देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर से वो सस्ता होता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी माइक्रो कंप्यूटर से कम होती है। एग्जाम्पल वगैरह यहाँ पे दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। पिक्चर भी यहाँ पे शो हो रहा है, पिक्चर से चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर पे। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर आर वेरी पावरफुल लार्ज स्केल जनरल पर्पस कंप्यूटर, यानी कि बहुत ही पावरफुल होता है, लार्ज होता है, यानी कि इसको हम समझ सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां वगैरह होंगी जहाँ पे ज़्यादा डेटा वगैरह स्टोर करने के लिए रहता होगा, तो वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर रहेगा। हो सकता है क्वेश्चन बना ही दे कि बड़ी बड़ी कंपनी
यूज होता है तो वहाँ पे कौन सा कंप्यूटर रहेगा, तो वहाँ पे क्या रखा रहता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्वेश्चन बन सकता है ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस मेमोरी कैपेसिटी इज इन मेगाबाइट, मेमोरी कैपेसिटी मेगाबाइट में होता है, एंड स्टोरेज कैपेसिटी इज इन टेट्राबाइट। अमाउंट टू बी प्रोसीस्ड, यानी अभी मैं बता रहा था ना, जहाँ पे लार्ज डेटा को स्टोर करने की बात होगी, प्रोसीड करने की बात होगी, वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल है, आप इसको देख लीजिएगा। आपको एग्जाम्पल वगैरह याद नहीं करना है, एग्जाम्पल मत याद करिएगा, बस इसका जो फीचर्स है उसको याद रखना है, कहाँ पे यूज है इसका, किसके लिए यूज हो रहा है। सुपर कंप्यूटर, और सुपर कंप्यूटर इज ए कंप्यूटर विच हैज हाई प्रोसेसिंग कैपेसिटी, पार्टिकुलरली स्पीड ऑफ कैलकुलेशन। इसमें हाई प्रोसेसिंग कैपेसिटी ये वर्ड लिखा है, हाई प्रोसेसिंग कैपेसिटी यानी यहाँ पे स्पीड की बात किया है, यानी इसका जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ड्यू टू द हाई प्रोसेसिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पेटाबाइट का जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है किसमें होता है, पेटाबाइट में। इट हैज नंबर ऑफ सीपीयूज टू मेक मोर स्पीड। आप इसमें देख भी सकते हैं बहुत सारे सीपीयू वगैरह लगे हैं सिस्टम में, जिससे जो है इसकी स्पीड बेहतर से बेहतर हो, फास्टेस्ट से फास्टेस्ट हो। यहाँ पे कुछ एग्जांपल वगैरह दिए हैं, जैसे IBM रोड रनर हो गया, क्रे जैगुआर हो गया, क्रे टाइटन हो गया, IBM सिक्वेया और भी बहुत सारे हैं, तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं हार्डवेयर क्या होता है। मैंने उस दिन एग्जाम्पल भी दिया था कि कोई भी चीज़ का फिजिकल फॉर्म, जैसे एक जिम वाले का आप देखेंगे तो उसका हार्डवेयर नहीं बता सकते, बट एक चीज़ तो है कि उसका हार्डवेयर यानी जो उसका फिजिकल, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो अच्छा है। उसी तरह से कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या हो गया, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर क्या हो गया, जैसे CPU हो गया आपका, और माउस कीबोर्ड है जिसको आप टच कर सकते हैं, फिजिकल जो फिजिकल फॉर्म में है जिसको आप टच कर सकते हैं उसको बोलते हैं हार्डवेयर। नेक्स्ट पॉइंट, इनपुट डिवाइस, जैसा कि नाम में ही इसका पूरा डिफिनेशन छिपा हुआ है। इनपुट यानी कि इनपुट करते हैं, हम इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर को देते हैं या कोई क्वेश्चनिंग वगैरह करते हैं तो उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। यानी कि आपने कोई भी सवाल पूछा तो बोलते हैं इनपुट डिवाइस। यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइस का नाम भी दिया है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर, टच पैड, लाइट पेन, बारकोड रीडर, वॉइस इनपुट सिस्टम, ये सारे जो है और इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस। अभी तक क्या था कि इनपुट यानी कि इंफॉर्मेशन पुट करते हैं आप, इनपुट इन यानी कि इंफॉर्मेशन पुट, कोई भी इंफॉर्मेशन आप पुट करते हैं। तो आपने कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन पूछा या कोई इन्फॉर्मेशन दिया तो करेगा क्या कि वो प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग मैंने थोड़ी पहले ही बताया था, प्रोसेसिंग का मतलब होता है चेक करे, यस या नो चेक करेगा। कंप्यूटर आप सभी लोग जानते ही हैं, यस या नो की तो ऐसा नहीं कि आपने कोई चीज़ पूछा डायरेक्टली जवाब दे दिया, प्रोसेसिंग करेगा कि आपने जो चीज़ें पूछा सही है या गलत है। जब पूरा प्रोसेसिंग करने के बाद फिर जो वो आपको आउटपुट देता है। आउटपुट यानी कि जो फाइनल रिजल्ट जो आपके स्क्रीन पे दिखता है, मॉनिटर पे जो दिखता है, उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे कुछ आउटपुट डिवाइस के नाम दिए गए हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर्स हो गया, स्पीकर्स हो गया, प्लॉटर्स हो गया। तो अब देखिए मोस्टली लोग क्या करते हैं कि इनपुट देता है, क्या दो क्वेश्चन आ भी जाते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या है और आउटपुट डिवाइस क्या है। तो ये जो चार मेन पॉइंट हैं आउटपुट डिवाइस में, इसको हमें याद रखना है। इसको आउटपुट डिवाइस रहेगा। ऐसा नहीं कि चार, ये जो है आउटपुट डिवाइस चार ही है, और भी बहुत सारे होंगे, बट ये है कि ये जो चार आउटपुट डिवाइस है इसको हमें माइंड में रखना है। जो रहेगा डिवाइस रहेगा, क्योंकि इनपुट डिवाइस में बहुत सारे करना है, चार डिवाइस में चार है तो चार नॉर्मली याद हो जाएंगे। तो ये सब टेक्निक्स है थोड़ा सा याद करने का। प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में मैंने बता दिया था, कोई चीज़ प्रोसेस प्रोसेसिंग। तो अगर मैं सिंपल एग्जांपल दे के समझाऊँ तो मेरे टीचर ने मुझसे तो उनका इनपुट डिवाइस हुआ। अब प्रोसेसिंग क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा तुरंत ही बता, पहले मैं उसके बारे में सोचा कि इसमें है फॉर्मूला लग रहा है, प्रोसेसिंग करेगा, यानी हमारा ब्रेन जो प्रोसेसिंग करता है, इसी बोलते को ब्रेन बोलते हैं। ब्रेन क्योंकि
चीज को, यानी कि वो चेक करता है कि हमें क्या बोलना है, क्या सही है क्या गलत है। वैसे जब आप कंप्यूटर में कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वैसे वो भी चेक करता है, ब्रेन काम का में भी प्रोसेसिंग करता है, इसीलिए उसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। प्रोसेसिंग करने के बाद क्या होता है कि आपको आउटपुट देगा, यानी कि फाइनल रिजल्ट, जो कि अगर हम लोग अपने ने कोई क्वेश्चन पूछा, फिर मैंने थोड़ा देर उस पर सोचा, फिर इसके बाद फाइनल की आउटपुट दिया, तो ये हो गया प्रोसेसिंग सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस जैसा कि नाम से ही कंफर्म, स्टोरेज यानी कि जहाँ पे स्टोरेज कोई भी चीज स्टोर हो, तो यहाँ पे स्टोरेज का मतलब स्टोरेज की बात किया जा रहा है, डेटा स्टोरेज की। सॉरी अब डेटा क्या होता है, वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? यस। हेलो, आज के लिए सॉरी, थोड़ा सा अभी 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 प्रॉपर पहुंच रही कि नहीं? जी ठीक है, अभी ठीक है। हेलो, सही है ना? हाँ जी ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा क्योंकि नेटवर्क इशू रहता है थोड़ा यहाँ पे, तो कोई नहीं बस इन्फॉर्म करने के लिए बोल रहे थे, ताकि जब भी होगा तो हम बताते रहेंगे, ताकि आपकी वॉइस सब तक पहुंचे। ठीक है, ठीक। अभी तक अभी जितना पढ़ाएगा वहाँ उस सब पहुंच चुका है ना, मतलब ऐसा तो नहीं? हाँ जी वो क्लियर था, बिल्कुल क्लियर था। यस, ठीक, ओके, थैंक यू। तो हम लोग स्टोरेज डिवाइस की बात कर रहे थे। स्टोरेज डिवाइस मैं बोला था कि जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है, यानी कि अब डेटा क्या होता है, डेटा का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होता। डेटा में क्या होता है, चीजों को मिला के जो है डेटा बनता है, यानी कि कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट जहाँ पे डेटा वगैरह को स्टोर किया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में हम लोग एक बार फिर चर्चा करेंगे। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इज आल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी एंड मेन मेमोरी। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस को इंटरनल मेमोरी एंड मेन मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इज ए मीडियम दैट होल्ड्स मेमोरी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम व्हाइल कंप्यूटर इज रनिंग, यानी कि एक प्रकार से जो स्टोरेज डिवाइस होता है शॉर्ट टर्म के लिए, कोई डेटा को स्टोर करेगा तो शॉर्ट टर्म के लिए जो है, और लॉन्ग टर्म के लिए डेटा कौन स्टोर करता है, सेकेंडरी मेमोरी, जो कि हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल वगैरह दिए हैं प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के, जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, कैश मेमोरी हो गया, सारी चीजें। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। रैम के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि रैम क्या है। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका जो फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक प्रकार से कंप्यूटर डेटा स्टोरेज होता है, जैसे मैंने थोड़ी पहले ही बताया, डेटा को जो है शॉर्ट टर्म के लिए जो है स्टोर करता है। और एक इसलिए यूज होता है स्पीड बढ़ाने के, सिस्टम टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द सिस्टम, यानी सिस्टम के स्पीड को बढ़ाने के लिए। जैसे हम लोग मोबाइल लेते हैं तो हम लोग पहले मोबाइल वाले से पूछते हैं कि इसका रैम कितना है, तो रैम यानी कि रैम जितना बेहतर रहता है हम उसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि रैम जितना अच्छा रहेगा उतना नहीं एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशन को मैनेज कर सकता है, अच्छे से हो पाएगा एप्लीकेशन, नहीं तो जो है सिस्टम हैंग करने लगेगा। इसलिए रैम जो होता है सबको मैनेज करता है, बहुत सारे अगर रैम जितना अच्छा रहेगा जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन को जो है रन करा सकते हैं एक साथ। रोम नेक्स्ट है रोम। रोम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, इज ए टाइप ऑफ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। दो होता है, एक होता है वोलाटाइल मेमोरी और एक होता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी के बारे में मैंने क्या बताया था कि मान लीजिए कंप्यूटर पे आप कोई कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हैं या कोई ड्राइंग वगैरह कर रहे हैं, तो हुआ क्या कि थोड़ी देर बाद जो लाइट वगैरह चली गई, तो हुआ क्या कि जो है अब फिर 1 घंटे बाद लाइट आ रही है, तो आपने जहाँ तक कैलकुलेशन किया था या जहाँ तक ड्राइंग वगैरह बनाया था बाद में क्या होता है हट जाता है। हट जाने का मतलब मैंने बताया था कि जो आपने जो भी अभी चीज़ें किया था जाके हार्ड ड्राइव में सेव हो जाता है, वो डेटा जो रहता नहीं है, उसको बोलते हैं वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल क्या होता है कि कोई भी आप वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर पे, सिस्टम पे, तो लाइट चली गई, फिर बाद 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद जब भी आ रही है, तो फिर जहाँ से लाइट कटी थी, जहाँ तक आप पहुँचे थे,
फिर वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कंप्यूटर पे वो चीज़ें रहेंगी। जैसे डेट वगैरह रहता है या कंप्यूटर पे टाइम वगैरह रहता है, तो आप कंप्यूटर को 2-3 घंटे बाद अगर याद करेंगे तो डेट वगैरह रहेगा, ऐसा नहीं कि डेट चला जाएगा। मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल में एक एग्जांपल भी दिया था वॉशिंग मशीन का, कि वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि टाइमर जो रहता है कि इसमें सेट कराया जाता है कि हाँ 20 मिनट का या 30 मिनट का। अगर आपने 30 मिनट का टाइमर सेट कर दिया, तब होता क्या है कि मान लीजिए 20 मिनट हुआ, आपने कप 20 मिनट का 30 मिनट का लगाया था, 20 मिनट कपड़ा धुल गया, 10 मिनट बचा है। अब हुआ क्या कि लाइट जो है 4-5 घंटे के लिए चली गई, तो 4-5 घंटे बाद जब लाइट आती है तो ऐसा नहीं है कि फिर जो है फिर एक पॉइंट से ही स्टार्ट करेगा वो जो वॉशिंग मशीन है, फिर जो 20 से आगे बढ़ेगा, 20 से ही स्टार्ट करेगा वो, यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। एक और सिंपल एग्जांपल समझते हैं कि आप लोग का जो मोबाइल फ़ोन है उसमें जो है, जो हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, जब मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है तो ऑन करते हैं, तो जो चीज़ें जो जैसे नोकिया वगैरह का लिया था एग्जांपल कि 2 लोग हाथ मिलाते हैं, एक सिंबल रहता है, उसको बोलते हैं रोम, यानी को प्री मैन्युफैक्चर्ड है, पहले से ही सेट है, आप उसको जो हटा नहीं सकते, उसको बोलेंगे रोम। कैश मेमोरी क्या होता है? कैश मेमोरी के बारे में मैंने बताया था कि कई बार क्या होता है कि हम कोई भी, जैसे बहुत लोग, जैसे मान लीजिए आपके दोस्त का बर्थडे है, बहुत लोगों का बर्थडे हमेशा आता है तो हम लोग हैप्पी बर्थडे लिखते रहते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो एक समय क्या होता है कि वो चीज़ें जो भी पूरा जो डेटा लिख रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, एक क्या होता है सेव हो जाता है। कहाँ पे सेव होता है? कैश मेमोरी के रूप में। यानी कि इसमें क्या होता है कि कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा कि आप एक वर्ड लिखते हैं पूरा आता चला जाता है, मतलब हैप्पी लिखेंगे बर्थडे टू यू ऑटोमेटिक नहीं होता, सीक्वेंसली आता चला जाएगा। यानी कि जब आप कोई चीज़ जो है एक बार लिखते हैं उसके साथ साथ बहुत सारी नहीं होता है, कुछ चीज़ें रिकॉर्डेड हो जाती हैं कि वो समझ जाएगा कि हाँ अगर आप हैप्पी लिखे हैं तो उसके बाद बर्थडे टू यू ही लिखना चाह रहे हैं, तो आता जाएगा ऑटोमेटिक, आपको दोबारा लिखना ही नहीं पड़ेगा। कई बार एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ, कई बार आप गूगल क्रोम वगैरह यूज करते हैं, तो मान लीजिए आपने सर्च किया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम जैसे आपने लिखा तो उससे समझ में आ गया कि हाँ ये बंदा प्राइम मिनिस्टर की ही बात कर रहा है, क्योंकि उसके पहले आपने कई बार सर्च कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, तो समझ जाता है। इसलिए आप एक वर्ड लिखेंगे तो उसके रिलेटेड आगे का वर्ड ऑटोमेटिक आता चला जाएगा। आपने प्राइम लिखा, पूरा वर्ड आ गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उसको बोलते हैं कैश मेमोरी। और मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल भी दिया था चाउमीन वाला, तो वैसे तो गर्ल्स वगैरह को चाउमीन वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, कुछ बॉयज भी खा लेते हैं। तो होता क्या है, गर्ल्स गई वहाँ पे दुकान पे गई और बोली भैया मुझे चाउमीन चाहिए, तो दुकान वाला बोला ठीक है बना रहा हूँ। यानी कि जो चाउमीन जहाँ पे बना रहा है, यानी जो पात्र है जिसमें चाउमीन बना रहा है, उसको बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस, ठीक। और होता क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि जो जहाँ पे चाउमीन बन रहा है, जो पात्र में पूरा चाउमीन बना रहा है, गर्ल्स उसमें से निकाल के खाने लगेंगी, ऐसा तो होता नहीं। एक प्लेट में देता है, तो जो प्लेट में जो दिया उसको बोलते हैं रैम, और जिससे निकाल के दिया, यानी कि एक पात्र में बना रहा था, कोई न कोई कुछ पात्र होगा ना जिससे निकाल के देगा, जो निकालने का प्रोसेस, जिससे चाउमीन निकाल के एक प्लेट में रखता है, उसको बोलते हैं कैश मेमोरी। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैश मेमोरी क्या है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ रैम। रैम का फंक्शन क्या है? द डेटा इन रैम कैन बी रीड और राइट, इसको रीड और राइट कर सकते हैं। रैम इज वोलाटाइल, वोलाटाइल मैंने आपको बता दिया। अब देखिए कई बार क्या होता है एग्जाम में हम लोग भूल जाते हैं कि रैम और रोम आखिर वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे प्रेशर्स रहते हैं, प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है भूल जाते हैं कि आखिर रैम वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल। इसका एक टेक्निक है, देखिए रैम और रोम। रैम में सबसे पहला वर्ड क्या है? आर है। रोम में भी पहला वर्ड क्या है? आर। दोनों को कैंसिल कर दीजिए, लास्ट फिर देखिए बीच वाले को छोड़ दीजिए भी। रैम में लास्ट वर्ड क्या है? थर्ड वाला एम है, और रोम में भी एम है, इसको भी कैंसिल कर दीजिए, ठीक। अब देखिए अब बीच वाला वर्ड बचा है, एक ए बचा है और एक बचा है ओ। ए जो है ए को उल्टा कर दीजिए, ए को उल्टा करेंगे तो हो जाएगा वी, वी यानी कि वोलाटाइल मेमोरी। तो ऐसे याद रख सकते हैं, कभी भी आप भूले अगर एग्जाम में रैम क्या है तो ए को उठा के उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा वी फॉर वोलाटाइल। याद करने का टेक्निक्स है। अब आते हैं फंक्शन ऑफ रोम पे। रोम इज अनदर टाइप ऑफ मेमोरी परमानेंटली स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर। जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि ये जो परमानेंटली स्टोर रहते हैं कंप्यूटर के अंदर या सिस्टम के अंदर, जैसे मैंने एक नोकिया का एग्जांपल दिया था कि वो जो है जो हाथ वगैरह मिलाते हैं वो सब रोम ही होता है, वो पहले से ही मैन्युफैक्चर्ड होता है। रोम इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। प्रोग्राम इन रोम हैव बीन प्री रिकॉर्डेड बाय द मैन्युफैक्चरर। मैं बता चुका हूँ कि प्री रिकॉर्डेड, जो कि नोकिया वाला एग्जांपल देख मैंने बताया था। वंस इट इज डन इट कैन नॉट बी चेंज। एक बार ये सेट हो जाए फिर दोबारा चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट है ऑल द कंटेंट इन द रोम कैन बी एक्सेस एंड रीड बट कैन नॉट बी चेंज। यानी इसको जो है एक्सेस तो किया जा सकता है बट जो है चेंज नहीं, मतलब चेंज नहीं होता है।
नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी स्टोरेज। इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं या ऑक्सिलरी स्टोरेज भी बोलते हैं। एंड आर नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू, यानी डायरेक्टली जो है सीपीयू से अटैच नहीं होता, एक्सेस नहीं होता है। बाकी जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, कैसे जो सीपीयू से अटैच होते हैं, एक्सेस होते हैं। बट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होता है सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता है। एक ही जो याद रखिएगा, जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं वो जो है कंप्यूटर अपने लिए यूज करता है, बट ये जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं ये जो है यूजर्स अपने लिए यूज करता है, यानी कि हम लोग अपने लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज ए स्टोरेज डिवाइस बियॉन्ड द प्राइमरी स्टोरेज दैट इनेबल्स परमानेंट डेटा स्टोरेज। मैंने पहले ही बता दिया है कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए डेटा की स्टोर करता है, बट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होता है वो परमानेंट डेटा स्टोरेज होता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल वगैरह दिए गए हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, कम्पैक्ट डिस्क हो गया, यूएसबी हो गया, ये सारी चीजें जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आएंगी। हार्ड डिस्क क्या होता है? हार्ड डिस्क में मैंने उस दिन एग्जांपल भी दिया था मजेदार वाला कि मेरी मान लीजिए 3-4 दिन बाद मेरी शादी है। होगा क्या कि शादी शादी हो रहा है तो शादी का जितना भी प्रोग्राम है सब रिकॉर्डिंग होता है, हर एक चीज, जयमाला वगैरह हो गया, कैसे दूल्हा को तो समय सुपरस्टार माना जाता है, चारों तरफ कैमरा उसी पर रहेगा। तो उस दिन का सुपरस्टार वाला जो फीलिंग है उसको कैप्चर करने के लिए जो है हार्ड डिस्क का यूज किया जाता है। यानी कि बहुत लोग होते हैं ना कि कैसे कौन रसगुल्ला खा रहा है, कितना खा रहा है, सारी चीजें रिकॉर्डिंग किया जाता है। तो ये जो पूरा रिकॉर्डिंग वाला प्रोसेस है, मतलब 3-4 दिन बाद मेरी शादी है, मेरी शादी का जो रिकॉर्डिंग वाला प्रोसेस है जहाँ पे पूरा रिकॉर्ड किया गया है, तो ये पूरा हार्ड डिस्क में आता है। और वही मैं 15-20 साल बाद अगर इसी को मैं अपने जो तबाही का मंजर देखूंगा तो ये हार्ड डिस्क के द्वारा ही देखूंगा, हार्ड डिस्क का यूज करके मैं अपनी तबाही का मंजर देखूंगा कि हाँ 3 दिन इस डेट को जो है तबाही स्टार्ट हुआ था मेरा। तो ये जो है हार्ड डिस्क के अंतर्गत। फ्लॉपी डिस्क भी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, बहुत पहले यूज होता था बट आज के समय बहुत ही कम यूज होता है इसका। यूएसबी पेन ड्राइव वगैरह हो गया, जैसे कि हम लोग यूज भी करते हैं पेन ड्राइव वगैरह जो है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो पेन ड्राइव क्या है? हम लोग बहुत सारे मूवी वगैरह, हॉलीवुड की मूवी वगैरह पेन ड्राइव में स्टोर करते हैं, देखते हैं। तो ये हो गया यूएसबी, एक प्रकार से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है? जो सीडीज और डीवीडी वगैरह होती हैं उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम, एक प्रकार से नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस होता है। फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी क्या होता है? फ्लैश मेमोरी सॉलिड होता है, सॉलिड स्टेट, नॉन वोलेटाइल, रीराइटेबल मेमोरी। रीराइटेबल मेमोरी का मतलब इसको रीराइट किया जा सकता है, दोबारा से लिखा जाता है, रीराइटेबल मेमोरी है। मैंने फ्लैश मेमोरी का बहुत अच्छा एग्जांपल लिया था कि इसको बोलते हैं पोर्टेबल डिवाइस। पोर्टेबल डिवाइस, फ्लैश मेमोरी आल्सो नोन एज पोर्टेबल डिवाइस। पोर्टेबल डिवाइस क्या होता है? पोर्टेबल डिवाइस यानी कि अगर आप एक जगह से दूसरे जगह तक डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं पोर्टेबल डिवाइस। यानी कि जो स्मार्टफोन वगैरह में फ्लैश मेमोरी का यूज किया जाता है, क्योंकि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा को ट्रांसफर करते हैं, इसको पोर्टेबल डिवाइस भी बोलते हैं। ये एक प्रकार के नॉन वोलेटाइल होता है और इसको रीराइटेबल मेमोरी भी बोलते हैं। ये किसकी तरह काम करता है? रैम एंड हार्ड डिस्क की तरह काम करता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ डिस्क ड्राइव। ये भी एक प्रकार से स्टोरेज डिवाइस होता है, जो इसमें जो है लेस डेटा को मतलब स्टोर किए कर पाते हैं हम लोग एज कम्पेयर टू द हार्ड ड्राइव। ये भी एक प्रकार का जो है स्टोरेज डिवाइस है। यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि प्राइमरी स्टोरेज में और सेकेंडरी स्टोरेज में डिफरेंसेस वगैरह भी पूछ देता है, तो इसलिए इस स्लाइड को मैंने रखा है। मेमोरी डायरेक्टली कनेक्टेड टू एंड एक्सेस बाई कंप्यूटर सीपीयू, जैसा कि हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। तो जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है उसमें जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, कैश हो गया, इसमें डायरेक्टली किससे एक्सेस हैं, किससे जुड़े हुए हैं? सीपीयू से जुड़े हैं। बट जो सेकेंडरी स्टोरेज की बात करेंगे, जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क हो गया, ये सारी चीजें जो है डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्टेड नहीं है। मेमोरी जो वोलाटाइल, मैं बता चुका हूँ, प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल होता है, सेकेंडरी नॉन वोलाटाइल होता है। रैम इज डायरेक्टली इंस्टॉल्ड ऑन टू ए मदरबोर्ड, यानी डायरेक्टली इंस्टॉल्ड होता है मदरबोर्ड से। द हार्ड डिस्क ड्राइव इज कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड बाई ए केबल, केबल के द्वारा कनेक्ट होता है। डायरेक्ट एक्सेस बाई सीपीयू, इनडायरेक्ट एक्सेस बाई सीपीयू हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फास्टर डेटा एक्सेस होता है, और नेक्स्ट में क्या होता है? स्लोवर डेटा एक्सेस होता है, डेटा स्लोवर करता है।
यूज फॉर प्रोसेसिंग डेटा, यूज फॉर स्टोरिंग डेटा। एक तो जो प्रोसेस का काम करता है, मैंने बताया था ना सीपीयू वगैरह, जो प्रोसेसिंग काम करता है, चेक करता है कि सही है गलत। और एक क्या सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, स्टोरिंग डेटा को स्टोर करने के लिए। प्राइमरी स्टोरेज स्मॉल साइज होता है, सेकेंडरी लार्ज साइज होता है। ये जो है डिफरेंसेस हो गए। अब आते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे। अभी तक हम लोगों ने हार्डवेयर पढ़ा, हार्डवेयर यानी कि जो उसका फिजिकल फॉर्म है। अब सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ जो पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, जो डिजिटल फॉर्म में जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखता है। कई लोग कहते हैं मैं तो टच कर रहा हूँ, जैसे अब इस समय मैं पीपीटी वगैरह प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है मैं इसको टच नहीं कर सकता। मैं टच तो कर रहा हूँ लेकिन स्क्रीन को टच कर रहा हूँ, ना कि यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को। तो जिस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते, यानी जो डिजिटल फॉर्म में जो कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें दिखती है, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को आप टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते। यहाँ पे दिया टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे हर एक सिस्टम में क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा वो सिस्टम रन करता है। जैसे कि अगर कंप्यूटर का एग्जांपल हो तो विंडोज वगैरह जिसके कारण वह रन करता है, और मोबाइल फोन में भी एक अलग अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एंड्रॉयड होता है उसमें, जिसके कारण मोबाइल फोन रन करता है। यानी कि जितने भी सिस्टम है सबका एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके कारण वो रन करता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कंप्यूटर में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जिसको हमें माइंड में याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन वगैरह बन जाते हैं। एग्जांपल क्या है, विंडोज हो गया, डीओसी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स हो गया, विप्रो हो गया, सारे जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जिसके कारण जो है कंप्यूटर रन कर पाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब देखिए सिस्टम को रन कराने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर था, बट अब बात करते हैं एप्लीकेशन, यानी कि कंप्यूटर के अंतर्गत बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जिसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। जैसे अगर मैं मोबाइल का एग्जांपल लूँ तो इस समय जो है गूगल मीट एक प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या हम लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मैंने उस जब पढ़ा रहा था मैं उस समय बताया भी था कि एक वर्ड में बताया था कि इसको एंटीवायरस भी बोलते हैं, यानी एक प्रकार से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज आल्सो नोन एज एंटीवायरस। अब एंटीवायरस का काम क्या होता है, कंप्यूटर अच्छे से रन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, मेंटेनेंस के बारे में देखेगा, उसका प्रोग्राम वगैरह सही से हो पा रहा है कि नहीं, यानी कि जो कंप्यूटर के मेंटेनेंस को ध्यान देता है उसको बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यानी एंटीवायरस। कहीं कोई वायरस तो नहीं आ गया है, ये सारी चीज़ों का ध्यान देता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आते हैं इंट्रोडक्शन टू वायरस। वायरस क्या होता है, कल मैंने बताया भी था, वायरस एक प्रकार का कोडिंग होता है, एक प्रकार से कोडिंग होता है जो हमारे कंप्यूटर में आता है, हमारे कंप्यूटर के डेटा को चोरी कर लेता है। हमें बस इतना याद रखना, वायरस इज ए टाइप ऑफ कोडिंग दैट कम्स इन आवर कंप्यूटर टू स्टील द डेटा, यानी कि हमारे डेटा को जो है स्टील करने के लिए, चोरी करने के लिए आता है। एक प्रकार से कोडिंग होता है वायरस। अब देखिए वायरस वर्क कैसे करता है, व्हाट ए कंप्यूटर वायरस डू। कंप्यूटर वायरस कैसे नहीं होता है कि डेटा को कैसे चुराता है स्टेप बाय स्टेप, ये भी जानना जरूरी है। तो पहले क्या करता है, स्लो डाउन द नेटवर्क। कोई भी वायरस आएगा पहले आपका जो है नेटवर्क स्लो हो जाता है। फिर दूसरा क्या होता है, हाईजैक योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर को हाईजैक कर लेगा। थर्ड है स्टील कॉन्फिडेंशियल डेटा, आपके डेटा को चोरी कर लेगा। नेक्स्ट है डिलीट डेटा, डेटा को डिलीट कर लेगा। नेक्स्ट है डिस्प्ले मैसेज को डिस्प्ले कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसेबल हार्डवेयर, मतलब हार्डवेयर जो कंप्यूटर के पार्ट्स वगैरह हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग उनका नहीं हो पाता। नेक्स्ट है करप्ट डेटा, लास्ट में क्या होता है कि डेटा को चुरा लेता है। ये मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, वायरस कैसे आता है और कैसे वर्क करता है, ये यहाँ पे लिखा गया है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, यहाँ पे कुछ 5 प्रकार के कंप्यूटर वायरस के दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। टाइम बम क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं मूवी वगैरह में बहुत सारे लोग मूवी वगैरह में देखते भी होंगे, और मैंने भी बहुत सारे मूवी में देखा भी है। टाइम बम यानी कि जो होता है ना, विलेन जो होता है वो टाइम बम सेट कर देता है, हीरो की माँ के पास सेट कर देगा, या हीरो की जो दोस्त होती है, गर्लफ्रेंड होती है, उसके पास जो सेट कर देता है। वो बोलता है कि रुक जाओ, हिलो मत, नहीं तो सीधे चिथड़े हो जाएंगे। इस जो डायलॉग है ये जो टाइम बम का ही है, मतलब एक सेटिंग रहता है कि हाँ
इस इतने टाइम में जो है वो बम जो है नहीं एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर जब एक्टिवेट हो जाएगा फिर आदमी जो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो एक टाइम इसमें फिक्स रहता है टाइम बम। लॉजिकल बम क्या है? लॉजिकल बम कल मैंने बताया था इफ एंड देन कंडीशन पे वर्क करता है, यानी कि एक कंडीशनल वायरस होता है। जब आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो ये वायरस एक्टिवेट हो जाएगा, जब कंप्यूटर ऑफ करेंगे तो ये वायरस डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसको बोलते हैं कंडीशनल वायरस। इफ एंड देन कंडीशन पे ये वर्क करता है। यहाँ पे ये हो गया बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? जैसे कि आप जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ये बूट सेक्टर वायरस एक्टिवेट हो स्टार्टअप प्रोसेस में होता है। बूट सेक्टर वायरस जो है स्टार्टअप प्रोसेस में होता है। और इसको सबसे खतरनाक वायरस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है धीरे धीरे कहाँ पे पहुंच जाता है? हार्ड ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क, यानी जो मेन स्टोरेज होता है कंप्यूटर का वहां तक पहुंच जाता है। हार्ड ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क तक ये पहुंच जाता है, इसलिए इसको जो है सबसे मोस्ट डेंजरस वायरस बोलते हैं, बूट सेक्टर वायरस। बाकी एग्जाम्पल अगर आप पढ़ लीजिएगा। माइक्रोस वायरस क्या होता है? माइक्रोस वायरस होता है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्रभावित करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, यानी कि कोई भी जब कभी भी प्रॉब्लम अगर आए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, कोई भी वायरस आ गया, उसको बोलते हैं माइक्रोस वायरस। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट वायरस। स्क्रिप्ट वायरस क्या होता है? स्क्रिप्ट वायरस यानी कि आप लोग बहुत बार देखते होंगे कि बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं, अनवांटेड मैसेजेस। जो अनवांटेड मैसेजेस हैं उसके द्वारा जो वायरस आता है, मतलब उसके द्वारा जो वायरस से जो हानि होती है उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट वायरस। यानी कि जैसे बहुत बार क्या होता है कि हम लोग कोई चीज़ ऑनलाइन मंगाए, मतलब जोमेटो से कोई चीज़ आपने ऑनलाइन मंगाया, फिर होता क्या है कि जोमेटो वाले को बहुत बार मैसेज आता है। आप एक बार मंगा लेंगे तो उसके बाद इतना ज़्यादा ऑफर दे देंगे कि फिर जिंदगी भर तक आपको ऑफर ही देते रहेंगे, खूब ऑफर देते हैं। पिज्ज़ा के लिए है, उसमें ऐसे ऐसे लैंग्वेज लिखते हैं, लगता है कि हम लोग कभी पिज्ज़ा खाए ही नहीं है, ऐसे ऐसे लैंग्वेज लिख देंगे वो। तो यानी कि जो अनवांटेड मैसेजेस हैं उनके द्वारा जो वायरस क्रिएट हो रहा है उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट वायरस। यहाँ पे कुछ एंटीवायरल प्रोग्राम दिए गए हैं टॉप 10, जिसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। 2-3 बार पढ़ लेंगे तो माइंड में सेट हो जाएगा। रीडिंग करना है, याद नहीं करना है। नेक्स्ट है कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग में क्या होता है? कंप्यूटिंग यानी जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कंप्यूटिंग क्या होता है? कंप्यूटर 0-1 की भाषा समझता है, यानी बाइनरी डिजिट समझता है। तो यहाँ पे कुछ कन्वर्जन चार्ट वगैरह दिए गए हैं, इसको याद रखना है। जैसे एग्जाम में मोस्टली पूछा भी जाता है कि 1 बाइट बराबर कितना बिट्स होता है, तो 1 बाइट बराबर कितना बिट्स होता है? 8 बिट्स होता है। तो आपको बाइट से लेके टेराबाइट तक याद रखना है, बाइट से लेके टेराबाइट याद रखना है। और यहाँ पे जो 10 to 4 बाइट दिया है, 1024 बाइट दिया है, ओल्डेस्ट वर्जन था। पहले इसको 1024 बाइट लिखा जाता था, बट उसके बाद जो 10 की पावर 3 बाइट दिया है, मतलब 10 to 4 बाइट्स को उसी तरह लिखा गया, बस अब जो लेटेस्ट वर्जन है इसका 10 की पावर 3 बाइट्स ऐसे लिखा जाता है। तो आपको जो है बाइट से लेके टेराबाइट तक आपको ये याद रखना है। एग्जाम में टेराबाइट तक ही पूछता है, मोस्टली जो टेराबाइट तक ही पूछता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछता। यहाँ तक आपको याद रखना है। अब जो ईमेलिंग वगैरह है, जैसे कि हम लोग एक मोबाइल से या कंप्यूटर से एक जगह से दूसरे जगह तक ईमेल वगैरह भेजते हैं, तो वैसा तो है नहीं कि ईमेल आप भेजेंगे तो डायरेक्टली पहुँच जाएगा, उसमें भी तो सर्वर वगैरह काम करते होंगे। तो अब ईमेलिंग में कौन सा सर्वर कब काम करता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ईमेल में दो सर्वर होते हैं, एक तो होता है SMTP और दूसरा होता है POP। इन दोनों का फुल फॉर्म याद रखना बहुत जरूरी है, फुल फॉर्म पूछ ही देता है। SMTP का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसे आउटगोइंग सर्वर भी बोलते हैं। POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसे इनकमिंग सर्वर भी बोलते हैं। तब होता क्या है कि जब हम मान लीजिए मैं यहाँ राहुल आर्या जी को मैसेज कर रहा हूँ, या राहुल आर्या मतलब शादी भाभी को ही मैसेज कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं भाभी को मैसेज किया, तो मैं यहाँ से मैसेज किया तो जो सर्वर था उसको बोलते हैं SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और भाभी यानी राहुल आर्या जी की धर्मपत्नी जो है उन्होंने जब मैसेज को रिसीव किया तो वहां पे भी एक सर्वर काम करता है जिसमें बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यानी कि इनकमिंग सर्वर। यानी कि जब हम मैसेज को भेजते हैं यहाँ से तो जो सर्वर काम करता है उसको बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, यानी कि वहां पे जो रिसीव किया जाता है उस समय जो सर्वर काम करता है उसको बोलते हैं POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट है यहाँ पे
जब हम ईमेलिंग वगैरह करते हैं, किसी को ईमेल वगैरह भेजते हैं, तो उसमें रिसिपेंट वगैरह होता है, यानी कौन रिसीव करेगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्पेशली सीसी और बीसीसी के बारे में। सीसी क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है। बीसीसी क्या होता है, ब्लाइंडेड कार्बन कॉपी। तो आप लोग जब ईमेल भेजते होंगे तो सबसे पहले आता होगा फ्रॉम। फ्रॉम यानी कि आपके द्वारा भेजा जाता है। किसके द्वारा, आपके द्वारा। टू यानी किसको भेजा जाता है। सीसी यानी कि कार्बन कॉपी किया जाता है, उसके अंदर का भी कुछ लोगों को शामिल किया जाता है। तो होता क्या है कि जब हम सीसी करते हैं किसी चीज को, तो मान लीजिए कोई आपने मैसेज भेजा, तो अगर आपने सीसी किया है यानी कार्बन कॉपी किया है, तो क्या होता है, टू वाला जो रहेगा वो सीसी वाले को देख लेगा कि हाँ भाई इसको मैसेज पहुंचा है। बट अब होता क्या है कि नहीं, वो बोलते हैं डायलॉग कि सबका भी एक बाप होता है। तो इन लोगों का जो बाप होता है उसको बोलते हैं बीसीसी यानी ब्लाइंडेड कार्बन कॉपी। ब्लाइंडेड कार्बन कॉपी जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां, मैंने थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में भी बताया था, क्लास स्टार्ट होने से पहले भी थोड़ा डिस्कस किया था कि ये मोस्टली कंपनी वगैरह में यूज होती है, क्योंकि जो वर्कर वगैरह काम करते हैं, तो अब क्या होता है कि जो मैनेजर रहता है उसको बीसीसी में रखा जाता है, यानी ब्लाइंडेड कार्बन कॉपी। वो सबको देख लेगा लेकिन उसको कोई नहीं देख सकता। बट टू वाला जो है सीसी वाले को देख सकता है और बीसीसी वाले को कोई नहीं देख सकता। ये हो गया सीसी और बीसीसी में डिफरेंस। बीसीसी यानी कि उसको सब जो है सबको देख लेगा, उसको कोई नहीं देख सकते। और जो टू वाला है वो सीसी को देख सकता है। मतलब सीसी और टू आपस में परिचित रहेंगे, दोनों एक दूसरे को जानते रहेंगे। बट बीसीसी वाला सबको जानेगा, उसको नहीं कोई जानेगा। ये हो गया डिफरेंस। स्पैम क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इरिलेवेंट मैसेजेस। जैसे मैंने जोमेटो का एग्जांपल लिया था, जो अनवांटेड मैसेज आते हैं, इरिलेवेंट मैसेज आते हैं, उसको बोलते हैं स्पैम। और यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन भी मैंने लिया था। एसएमटीपी का फुल फॉर्म भी इसमें दिया गया है। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन वगैरह था, आप लोग एक बार कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन है सीसी और बीसीसी से रिलेटेड। अब आते हैं वेब ब्राउजर और सर्च इंजन। अब दोनों में डिफरेंस समझने का प्रयास करेंगे। सर्च इंजन क्या है और वेब ब्राउजर क्या है। मान लीजिए मुझे कोई वेबसाइट को सर्च करना है, जैसे www.mahasidayanandyogaacademy.com। तो ये जो वेबसाइट को मुझे सर्च करना है, किससे हम लोग सर्च करेंगे, सर्च इंजन पे। ठीक, सर्च इंजन पे यानी कि कोई वेबसाइट वगैरह को सर्च किया जाता है। अब मान लीजिए मैंने सर्च किया, वेबसाइट मिल गया हमें। अब होता क्या है, उस वेबसाइट के अंदर जाके हमें देखना है कि वेबसाइट के अंदर क्या क्या फीचर दिए गए हैं, क्या क्या कंटेंट दिए गए हैं। तो जैसे ही वेबसाइट को पाना है, यानी कि वेबसाइट को सर्च करना, सर्च इंजन, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक सर्वर काम करेगा जिससे पूरा खुल के आएगा, तो उसको बोलते हैं वेब ब्राउजर। उसका पूरा ऑप्शन हो जाना वेब ब्राउजर, और वेबसाइट का सर्च करना दैट इज सर्च इंजन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल वगैरह दिए गए हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरबॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, सफारी ओपेरा, नेटस्केप हो गया। ये जो 6 नाम दिए गए इसको माइंड में रखिएगा, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे दिए गए हैं। सर्च इंजन में तो बहुत सारे दिए गए हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा लर्न करना एज कम्पेयर टू द वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के 6 नाम याद रखिएगा, और इसके अलावा जो भी नाम दिया रहेगा सब किसके अंतर्गत आएगा, सर्च इंजन के अंतर्गत। तो सर्च इंजन क्या होता है कि किसी वेबसाइट को खोजना, कि वेबसाइट किसी, जैसे मान लीजिए मैंने बताया था ना कि मास्टर दयानंद योग एकेडमी के बारे में का वेबसाइट खोजना है, तो जो मैं खोजूंगा वो सर्च इंजन के द्वारा, और उसके अंदर का फीचर मुझे जानना है, तो किसके द्वारा आएगा, वेब ब्राउजर के अंतर्गत। अब आते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी पे। वायरलेस टेक्नोलॉजी का है क्या है, जैसे RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। यानी कि ये जो पूरा है वायरलेस टेक्नोलॉजी है, जो किस पे वर्क करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर वर्क करता है। और दूसरा है सेलुलर। सेलुलर यानी कि जैसे जो आज के समय में जो स्मार्टफोन वगैरह में यूज होता है, मान लीजिए अगर सेलुलर वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं रहता तो फिर होता क्या, मुझे यहाँ से राहुल आर्या जी को मान लीजिए लड़की खोज रहा हूँ मैं, मतलब उनके लिए शादी कराने के लिए मैं खोज रहा हूँ, तो फिर क्या रहेगा, केबल बिछाना पड़ता ना कि राहुल जी देखिए, मैं पूछता है ना कि कैसी चाहिए, कैसी मतलब किस प्रकार की जो है लड़की चाहिए शादी करने के लिए। तो क्या उनसे बात करने के लिए क्या मुझे एक वायर लगाना पड़ता है। बट अब जो वायरलेस टेक्नोलॉजी यानी कि जो सेलुलर आया, इसके द्वारा क्या है कि हम लोग, मैं उनसे डायरेक्टली अभी फ़ोन करके बात कर सकता हूँ कि आपको कैसी लड़की चाहिए, और कितने सर्वगुण संपन्न होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सब जो है
राजफल मैच करना चाहिए ये सारी चीज़ों को लेके, यानी यहाँ से मैं डायरेक्टली जब चाहूँ तब पूछ सकता हूँ। तो हो गया सेलुलर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। वाईफाई क्या होता है? वाईफाई भी जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर वर्क करता है। RFID और वाईफाई दोनों जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही वर्क करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? RFID जो होता है इसका ये रेंज थोड़ा ज़्यादा होता है, रेंज बहुत ज़्यादा होता है। वाईफाई का जो आप लोग देखते होंगे, जब आप लोग वाईफाई कनेक्ट कराते हैं होंगे तो एक रेंज होता है 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर। उसके बाद आप चले जाएंगे तो वाईफाई नहीं होता, डिस्कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट नहीं कर पाता। यानी कि वाईफाई का एक लिमिटेड दायरा होता है, बट RFID का जो दायरा बहुत बड़ा होता है ये। लेकिन जो दोनों जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर वर्क करते हैं। ब्लूटूथ हम लोग यूज करते ही हैं, जो है एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल कनेक्ट करा के डेटा वगैरह शेयर करते हैं। अब आते हैं इंटरनेट पे। जैसे कि इंटरनेट की दुनिया में भी आज सभी लोग खोए हुए हैं, तो इंटरनेट क्या है एग्जैक्टली? ए वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क एंड कंप्यूटर। ये जो पूरा विश्व है एक नेटवर्क से और कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। पूरे विश्व में जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ग्लोब पूरा जो है नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट, यानी इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट यानी इंटरनेशनल नेटवर्क। ARPANET, जैसे कि मैंने उस दिन बताया था कि 1969 में जो आया था, तो इनिशियली जो है इंटरनेट का नाम इंटरनेट नहीं था। 1969 में उसको बोलते थे ARPANET। 1969 में जो इंटरनेट था उसको बोलते थे ARPANET। ARPANET का फुल फॉर्म भी पूछ देता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क 1969 में आया। तो ये इनिशियल इंटरनेट का नाम था 1969 में। अब आते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। बेस्ड ऑन द साइज एंड द कवरेज एरिया। साइज और कवरेज एरिया के बेस पे जो है नेटवर्क को जो है 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि मेरे कुछ फ्रेंड आए, उनका नेट पैक खत्म हो गया, अब मेरे मोबाइल में जो है 1 GB 1.5 GB डेटा बचा हुआ है। आए बोले प्रणव जो है हमें मूवी देखना है, थोड़ा नहीं होता हॉटस्पॉट ऑन कर दो। तो 4 लोग आए, तो मेरे मोबाइल से सभी लोगों ने कनेक्ट करा के जो है यूज किया। तो इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि जैसे होम वगैरह में हो गया घर के अंदर, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर कर दी? पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत। इसका रेंज कितना होता है? 10 मीटर। इसको याद रखिएगा, इसका जो रेंज होता है वो 10 मीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? A local area network that connects computer and divided in a limited geographical area। ये भी जो है लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में होता है, जैसे होम हो गया, स्कूल हो गया, ऑफिस बिल्डिंग हो गया, और क्लोजली पोजीशन ग्रुप ऑफ बिल्डिंग हो गया। तो एक चीज इसमें देखिए डाउट नहीं रहना चाहिए, होम उसमें भी होता है और होम उसमें भी होता है, लेकिन उसमें क्या होता है मैंने बताया था 10 मीटर का एक सीमित दायरा होता है, बट इसका जो रेंज होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क से ज़्यादा होता है। होम दोनों हो सकते हैं, बट इसका जो रेंज होता है उससे ज़्यादा होता है। और इसमें जो है मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन बनते हैं कैसे, ये भी जानना बहुत जरूरी है। इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि पूछ देगा किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में कौन सा नेटवर्क यूज होता है, तो वहाँ पे क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क यूज किया जाता है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि मैन, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, वैन लिख दिया है, लेकिन क्या होगा? मैन, MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इन सब का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका क्या होता है? इट इज रिलेटिवली लार्जर देन लैंड, लैंड से बड़ा होता है, एंड एक्सटेंड अक्रॉस ए सिटी आर मेट्रोपॉलिटन, सिटी में या मेट्रोपॉलिटन सिटी वगैरह में जो है इसका यूज होता है। इसमें मेन बात ये याद रखना है, जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं 5 बिल्डिंगें हैं, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक लैंड क्या यूज किया जाता है। लैंड मैंने बताया था ना, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग वगैरह में यूज होता है, यानी एक कंपनी पूरा रहेगा उसका एक बिल्डिंग रहेगा ना, तो एक जब किसी कंपनी एक कंपनी का की बिल्डिंग की बात होगी तो वहाँ पे लैंड होगा। बट अगर 2 या 2 से अधिक, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से अधिक यानी कि 5 बिल्डिंग के बारे में यूज हो रहा है, जब 2 या 2 से अधिक लैंड जो है यूज किया जाता है तो उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यानी कि जब एक लैंड की बात होगा तो लोकल एरिया नेटवर्क होगा ही वो। बट अगर मोर देन 2 की बात किया है, मोर देन 2 यानी 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5, तो यहाँ पे 5 दिया गया है, मोर देन 2 लैंड की बात होगी तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये लैंड और मैन में डिफरेंस है, डिफरेंस वगैरह
भी माइंड में रखते चलिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोरिलेट करके आता है, कंपैरेटिव स्टडी मांगता है। नेक्स्ट पॉइंट है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जैसे कि आप समझ रहे हैं, वाइड यानी कि बहुत ही विस्तृत, यानी कि जब हम ये नहीं होता एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच जो नेटवर्क वगैरह होता है, यानी कि अगर मुझे जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दिया भी है कि अगर आप इंडिया से भारत से अगर आप न्यूयॉर्क में अगर कोई मान लीजिए आपका रिलेटिव उससे बात करना चाहते हो तो वहाँ पे क्या होगा, वाइड एरिया नेटवर्क का यूज होगा। अब इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे इसमें सेटेलाइट का भी यूज किया जाता है नेटवर्क वगैरह के लिए, और जो है केबल वगैरह भी बिछाए जाते हैं समुद्र के अंदर, रेडियो ट्रांजिस्टर वगैरह भी यूज किया जाता है। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। आईपी एड्रेस, मैंने उस दिन बताया था कि हर एक वेबसाइट का एक अपना आईपी एड्रेस होता है। जैसे होता है ना कि जैसे मैंने उस दिन एग्जांपल भी दिया था कि कोई जैसे राहुल आर्य का एग्जांपल दिया था कि अगर राहुल आर्य योगा मतलब दिल्ली में योगाचार्य हैं, वो तो इस समय है ही, तो होता क्या है कि कई लोग होते हैं ना कि अपने घर के बाहर लिखवाते हैं प्रणव पांडे एडवोकेट, भावना चौधरी जो IAS, तो ये जो लिखा जाता है एक नहीं होता कि अपने आप को एक थोड़ा सा भीड़ से यूनिक करने के लिए, क्योंकि कोई चीज आए तो उससे पहचान जाए कि हाँ मतलब अगर किसी को कुछ जानना है कि प्रणव पांडे एडवोकेट या भावना चौधरी IAS का घर कहाँ पे है, तो उससे पता चल जाए कि हाँ ये लिखा गया, यहाँ पे पता चल जाता है। यूनिकनेस के लिए होता है यूज। तो इसी प्रकार बहुत सारी वेबसाइट होती हैं। तो वेबसाइट क्या है, कौन सी है, उसके लिए हर एक वेबसाइट का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। यानी आईपी एड्रेस का उद्देश्य क्या है कि ये जो है इसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि वेबसाइट कौन सी है, वेबसाइट के बीच में डिफरेंस क्या है, मतलब कौन सी वेबसाइट है, किसके लिए है, इसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। यूआरएल तो मैंने बताया था, फुल फॉर्म वगैरह भी मोस्टली पूछता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल क्या होता है, यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक जैसे मैंने उस समय एग्जांपल भी दिया था कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आप लोग देखते हैं कि जब मोदी जी जाते हैं कहीं पे भारत के अंदर या भारत के बाहर, तो उनके साथ जेट प्लस सिक्योरिटी रहती है। अब सिक्योरिटी का काम क्या होता है, सुरक्षा देना, बहुत सारे जो टेररिस्ट वगैरह अटैक न कर पाए या कोई कुछ अटैक न कर पाए, तो उससे सुरक्षा का काम। तो उसी प्रकार यूआरएल का काम क्या होता है कि जो भी वेबसाइट है उसका सिक्योरिटी प्रदान करना है, यानी कि कोई भी वेबसाइट आप यूज कर रहे हैं तो उसको हैंग वगैरह कोई ना कर पाए। मतलब बहुत सारे चीजें जो कि ट्रांजैक्शन वगैरह के लिए यूज किया जाता है, उसको सिक्योरिटी का काम जो रहता है, यानी जेट प्लस सिक्योरिटी देने का काम क्या होता है, यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक वर्ड में इसको याद रखना है, सिक्योरिटी। यहाँ पे दिया गया द फर्स्ट पार्ट इज प्रोटोकॉल। अब देखिए प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल जो स्टार्टिंग में कोई भी वेबसाइट पे जो लिखा रहता है ना HTTP या HTTPS, तो देखिए HTTP अगर लिखा रहेगा तो इस कहीं भी आप कभी भी अगर बैंक वगैरह में ट्रांजैक्शन वगैरह के लिए जा रहे हैं तो अगर HTTP लिखा है तो वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं है, मतलब उसमें रिस्क है। HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बट अब एक जो नई चीज़ इसमें शामिल किया गया है HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। इसका फुल फॉर्म ही पूछता है HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। ये जो ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल। सेकेंड इज द होस्ट नेम यानी डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है कि मान लीजिए जैसे मेरे नाम की वेबसाइट है www.pandepranav.com, तो पांडे प्रणव क्या हो गया, डोमेन नेम हो गया, और .com क्या हो गया, डोमेन एक्सटेंशन हो गया। पांडे प्रणव उसको बोलते हैं डोमेन नेम, और .com क्या हो गया, डोमेन एक्सटेंशन। नेक्स्ट पॉइंट है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या है, जैसे कि आप इसको बोलते हैं .com होगा, .edu हो गया, .gov हो गया, .org हो गया, .mil हो गया, .net हो गया। यानी .com से लेकर .net तक आप इसको बिल्कुल याद तैयार कर रखिएगा, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन बन ही जाता है इससे, कहीं न कहीं से तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, पक्का श्योर है। तो .com से लेकर .net तक हमें जो है इसको याद रखना है, एक इसलिए यूज होता है। तो हो गया डोमेन नेम, यानी कि डोमेन नेम क्या है कि मैंने बताया पांडे प्रणव, जो मेरे नाम से वेबसाइट www.pandepranav.com, पांडे प्रणव डोमेन नेम है। .com जो है वो क्या है, डोमेन एक्सटेंशन है। .ca होता है, अलग अलग कंट्री के लिए लिखा जाता है, कनाडा के लिए .ca, .ts थाईलैंड के लिए, .sa सऊदी अरेबिया के लिए। तो ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। अब लास्ट है फिशिंग। फिशिंग क्या है, अब जैसे
देख भी सकते हैं कि डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में निकाला, यानी हैकिंग, हैकर होता है जो डेटा को चोरी करना, हैक कर लेना, उसको बोलते हैं फिशिंग। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना। अब अगर किसी का कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिए। टाइम भी हो गया तो लग रहा है सैंपल पेपर कल ही हो पाएगा। किसी का कोई डाउट है तो आप सभी लोग पूछ लीजिए। सर इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर होता है, क्या अंतर होता है सर? देखिए इंटरनेट तो मान लीजिए इंटरनेशनल नेटवर्क हो गया जी, और इंटरनेट उसी का एक पार्ट है। मतलब यही सोचता ना, टेक्नोलॉजी के समय के साथ साथ जो बदलाव हुआ है ना, तो इंटरनेट भी उसी इंटरनेट का ही एक पार्ट है। उसका फुल फॉर्म आप एक बार देख लीजिए ना, तो वहाँ पे गूगल पे, तो मुझे याद नहीं आ रहा है। ओके, थैंक यू सर। सर इसकी ठीक है। पीडीएफ सर ग्रुप पे दे देते हैं, आप एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पीडीएफ तो मैं भेजा था कल, आप नहीं पहुँच पाए थे क्या आपके यहाँ? कल पीडीएफ तो भेजा था, पीडीएफ भी भेजा था और एक फुल फॉर्म वाला भी पीडीएफ भेजा था मैं। जी जी सर, मैं चेक कर लूँगा एक बार। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? राहुल भैया बोल रहे हैं कि बैंड बजा दी। क्या हुआ? राहुल भैया कुछ बोल रहे हैं आपको। क्या बोल रहे हैं राहुल जी? मैसेज में देखिए आप। क्या? थैंक यू सर। वेलकम, आप खुश रहिए, मौज करिए। लेकिन मेरे घर का बैंड बजा दे। अरे कोई नहीं राहुल जी, आपकी शादी में तो नाक डांस होगा, नागिन डांस। तो अभी तक किसी को मैंने पूरा प्रयास किया है कि जितना भगवान ने मुझे सामर्थ्य दिया है आपको आसानी से आसानी भाषा में समझाया जाए, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड न बनाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से आपका लाइफ कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है। तो मैं नहीं चाहता कि, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी क्लास में सभी लोग मौज करते हुए पढ़ें, चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। तो अभी तक जो रहा है सबको समझ में आया, क्योंकि आज के बाद फिर मुझे लग रहा है कि मोस्टली बहुत सारी चीज़ें कंफर्म हो गई होंगी अब, क्योंकि एक टॉपिक को कई बार पढ़ाया जा चुका है और फिर कल से सैंपल पेपर वगैरह भी कराना है। भैया हेलो। जी मीनाक्षी जी।